हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आउट हो गई है। नोटिफिकेशन आ गया है कि इसकी एग्जाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और जो एसएससी जीडी का फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 24 नवंबर से है। तो हमें अभी से अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। पूरे जोश और पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमें अपने एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करना है। तो हम आज से अपना प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। तो हमारी जो ये यात्रा है फरवरी तक की, इसको हम आज अपना पहले कदम से स्टार्ट करेंगे। मतलब आज हम प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को क्लासों में आना है, अच्छे से अपनी क्लासों की तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट देना है कि हमें इसी बार अपना एग्जाम निकाल लेना है। इसी बार हमें जो एसएससी जीडी की एक पोस्ट है वो सिक्योर कर लेनी है। तो इसी के साथ में हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अच्छे से पूरे मोटिवेशन के साथ में, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी कीजिए, इसी बार आपका सिलेक्शन होएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था बंगाल का विभाजन और किन्होंने किया था? ये किया था वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और कौन से वर्ष में किया गया था, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए है। आप अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया है तो आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया है, मैं कर सकता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है। अगर कम आता है तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और अच्छे से पढ़िए, रोज प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था बंगाल का विभाजन? तो इसका आंसर है 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। क्या बात था? 19 जुलाई 1905 को घोषित किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था या इसको लागू कर दिया था। इन्होंने कब से कब तक ये भारत के वायसराय के रूप में रहे थे? 1899 से 1905 तक है ये भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। पूछा जाता है इनका कार्यकाल भी। किन्होंने किया था बंगाल का विभाजन? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, महाबलीपुरम रथ के तट पर स्थित है। तो महाबलीपुरम जो रथ मंदिरों में से जो एक है, ये महाबलीपुरम रथ है, वो कहाँ स्थित है? कौन से तट पर स्थित है? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर के तट, या हिंद महासागर का तट, या अरब सागर। तो ये कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम जो रथ है ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये जो रथ मंदिर है उनमें से एक है महाबलीपुरम रथ। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये कौन से राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इन स्मारकों को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था विश्व धरोहर स्थल का दर्जा? इनको दिया गया था 1984 में। याद रखना है ये कब दिया गया था? 1984 में। महाबलीपुरम रथ है या जो रथ मंदिर है, इनको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। इंपोर्टेंट है, विश्व धरोहर स्थलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन है, आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार एवं कैंसर रोगियों को चिकित्सा या देखभाल प्रदान करने में विशेषज्ञ होता है। जो कैंसर का जो इलाज करता है या कैंसर के रोगियों की जो देखभाल करता है उसको क्या कहा जाता है? आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? कि जो कैंसर का उपचार करते हैं या जो कैंसर रोगियों की देखभाल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ऑन्कोलॉजी है वो क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। लॉजी है वो अध्ययन से संबंधित है और लॉजिस्ट है वो विशेषज्ञ से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो क्या हुआ? कैंसर विशेषज्ञ हुआ। और ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ये कैंसर का अध्ययन हुआ।
ऐसे ही गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो ये क्या है, ये पाचन तंत्र की समस्याओं और रोगों का इलाज करने वाले होते हैं, जिनको गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और बायोलॉजिस्ट है, ये कौन होते हैं, ये जीव विज्ञानी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद हुआ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो कैंसर विशेषज्ञ होता है। ऑन्कोलॉजी है, ये कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे अभी ये पूछा है ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए, तो आगे ऑन्कोलॉजी या गैस्ट्रोलॉजी से भी पूछ सकते हैं, या बायोलॉजिस्ट क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। सारे इंपोर्टेंट है, अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आंसर बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है। दीर्घ निकाय, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय या विनय पिटक, तो कौन सा करता है इनमें से? 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ करता है? 16 महाजनपदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जनपद की राजधानी कौन सी है, इनका कौन शासक था। तो हमने 16 महाजनपदों पे एक अलग से क्लास बना के अपलोड की है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। जितने भी ये राज्य है उनकी राजधानियां याद करनी है आपको, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से अपना स्कोर देखिए कि आपको कितने ये महाजनपदों की राजधानियां याद है, कौन कौन से शासक है उनके, सारे आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगे, वो क्लास आप जरूर देखिए। और इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वह कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा, ये है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाओं के लिए कौन सी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना है, वो कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? आंसर बताइए इसका क्या होगा, रेखी समिति, केलकर समिति या टंडन समिति या नरसिम्हा समिति? तो किन की सिफारिश पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपकी तैयारी कौन से लेवल पर है और आपको कितना इंप्रूव करना है। आप तैयारी कीजिए अच्छे से, अपने आप को मोटिवेट रखिए और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए। तो किन की सिफारिश पर की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना? ये की गई थी नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 1975 में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना की गई थी। ये भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। कैसे हैं ये? वाणिज्यिक बैंक है जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति के आधार सिफारिश पर ही है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है वो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप अपना देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। इसका आंसर बताइए, कौन सा पर्वत है वो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? कौन सा है? आंसर बताइए इसका। ये है K2 पर्वत। कौन सा है? K2 पर्वत है, वो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास में स्थित है। और K2 जो है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ये माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी है। किनके बाद में? माउंट एवरेस्ट के बाद में जो सेकेंड नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर या 28,251 फुट इसकी ऊंचाई है। और ये कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? ये काराकोरम पर्वत रेंज में स्थित है। कौन सी रेंज है? काराकोरम जो रेंज है इसमें K2 स्थित है। पूछा जाता है कि जो K2 है वो कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काराकोरम पर्वतमाला आपको याद होनी चाहिए। काराकोरम पर्वतमाला में K2 स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम में या अपना जो
एग्जाम होने वाला है उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 है, और कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, तो सबसे पहले है मनुष्य ने कौन सा अन्न है उसको प्रयोग में लिया था, या कौन से अन्न को उसने सबसे पहले यूज किया था, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। तो एसएससी जीडी में भी पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो कौन सा लिया था, इसका आंसर बताइए, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था, आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। ये लिया गया था जो, जिसको यव कहा जाता था, जो को सबसे पहले मनुष्य ने यूज करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर बताइए इसका, इजी क्वेश्चन है, आपको सारे पता होने चाहिए कौन सा है, कौन सी ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, आंसर बताइए इसका। सबके आंसर बताइए, सारे के बारे में कमेंट कीजिए, कौन सा है, कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, ए मोटर, बी डायनेमो, सी बैटरी और डी जनरेटर। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, कौन करता है, ये जो बैटरी है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में, जो हमारी बैटरी है वो विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित करती है। इसके अलावा जनरेटर है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा है, जनरेटर है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर है, मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। क्या करता है मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनेमो है, ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या है डायनेमो का काम, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चारों इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैटरी के बारे में पूछ लिया है तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जनरेटर पे हो सकता है, मोटर पे हो सकता है, या डायनेमो पे हो सकता है। सारे इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखना है। बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जनरेटर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, लिख के रखिए, सबको याद होना चाहिए, एग्जाम में इनको रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी का ही, पिछली बार में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। आपने ये देखा नहीं होगा, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमको ऐसे ही क्वेश्चन याद करना है, एक दो क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे एग्जाम में देखने को, तो हम उसकी भी तैयारी करके चलेंगे। हमारे एग्जाम में अभी हमारे पास टाइम है, 3 महीने हैं हमारे पास, तो हम अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या है, ये बनता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। क्या बनते हैं उत्पाद के रूप में, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का इसमें उत्पादन होता है। खमीर का उपयोग क्या है, ये रोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, शराब में वाइन और एसिटिक अम्ल के बड़े पैमाने पर उत्पादन में है खमीर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है रोटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, खमीर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी है कोई कोई जो बहुत बार रिपीट होते हैं, या वो शिफ्टों में ही रिपीट हो जाते हैं। जैसे 20 फरवरी से मार्च तक एग्जाम चलने वाले हैं, तो इनमें से एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं काफी सारे क्वेश्चन। तो इसका बताइए, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्ग सांदिनी किसने लिखा था, तो इसका आंसर बताइए, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्ग सांदिनी है वो किसने लिखा था, ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी और डी राजा राम मोहन राय। तो किन्होंने लिखा था दुर्ग सांदिनी, इसका आंसर क्या, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्ग सांदिनी ये लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं कौन कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या लिखा था,
भारत का राष्ट्रगान एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? कौन सा है? जन गण मन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी भी इंपॉर्टेंट है। शकुंतला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आनंद मठ ये भी पूछा गया है। देवी चौधुरानी और वंदे मातरम सबसे इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है। शकुंतला, आनंद मठ, देवी चौधुरानी और वंदे मातरम किनकी रचनाएं है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी है? जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है और जो भारत का राष्ट्रगान है, ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म है वह कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म से भी, मृत्यु से भी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारे क्वेश्चन बनते हैं। माँ का, पिताजी का, सारे नाम पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? आंसर बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी सकिंगता में, सी कुंडलग्राम और डी भांडवपुरा। तो इनका जन्म है वह कहाँ हुआ था? आंसर बताइए। ये हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 599 ईसा पूर्व। पूछा जाता है सन कब हुआ था इनका जन्म? 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र के कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है वह कहाँ और कब होती है? ये बिहार के पावापुरी। कहाँ पे? बिहार के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से पूछ सकते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो पिता का नाम क्या है महावीर स्वामी का? ये सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है। माता का नाम क्या है? त्रिशला है। और पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी है। और जमाल जी इनके जवाई का नाम है। बचपन का इनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। वर्तमान इनके बचपन का नाम है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये वैशाली के कुंडलग्राम में। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, आप महावीर स्वामी या जैन धर्म की एक क्लास हमने अपलोड की है, वहां से इनके बारे में आप डिटेल में देख सकते हो। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सारा उसमें आपको मिलेगा। तो वो क्लास आप जरूर देखिए। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेंगे, तो वो आप क्लास एक बार जरूर देखिए। उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हो। या हमने एक हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हमने हिस्ट्री के सारे टॉपिक वाइज क्लासें अपलोड की है। तो आप वहां से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट से सारी क्लासें एक बार देख सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। उनको हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में ही बनाया है, तो वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। आपको जल्दी याद हो जाएंगे। जब आप एमसीक्यूज के फॉर्म में क्लासें देखते हो तो आपको जल्दी याद होता है, आप अपना आंसर दे पाते हो उनमें से। तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? वैशाली के कुंडलग्राम में 599 ईस्वी में। निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। सारे इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वह कौन से भाग में है? तो आंसर बताइए, कौन से भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ये भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में है? इसके प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 में शामिल है। कौन सा अनुच्छेद है? 315 से 323 अनुच्छेद में है। संघ लोक सेवा आयोग में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। और ये कैसा निकाय है? ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो संघ लोक सेवा आयोग है, ये कैसा निकाय है? ये एक संवैधानिक निकाय है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ये कैसा निकाय है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक संवैधानिक निकाय है। और अनुच्छेद कौन से हैं? 315 से 323 में ये शामिल किया गया है। इसको भाग कौन सा है? भाग 14 है। सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी नोट्स मिलते हैं आपको सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम वही लिखते हैं, एक्स्ट्रा फालतू का नहीं लिखते। तो आपके लिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको लिख के याद रखिए। कौन सा भाग में है ये संघ लोक सेवा आयोग? ये भाग 14 है। अनुच्छेद कौन सा है? 315 से 323 है। और ये एक संवैधानिक निकाय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो संघ लोक सेवा आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताइए। चिल्का झील है वो किस राज्य में है? इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ये कैसी झील है, कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है, कैसे इसका वह सब आपको पता होना चाहिए। तो चिल्का झील है वह कौन से राज्य में? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। चिल्का झील है वह कौन से राज्य में है? सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये ओडिशा राज्य में है। कौन से में है? ओडिशा राज्य में है चिल्का झील। ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? एशिया की सबसे बड़ी झील है। और ये कैसी है? ये लवणीय झील या लेंगुन झील का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा गया है चिल्का झील है वो कैसी झील का उदाहरण है? तो ये लवणीय या लेंगुन झील का उदाहरण है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ये पिछली बार पूछा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पे हो सकता है। चिल्का झील है वो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है। कैसी है? लवणीय या लेंगुन झील है। इंपोर्टेंट है, लेंगुन नाम ये आपको याद रखना है। कौन सी है? चिल्का झील है। और ये कहाँ स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो शास्त्रीय नृत्य आपको जितने भी है सारे याद होने चाहिए कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वह कौन से राज्य का है। तो इसका आंसर आप बताइए। तमिलनाडु का है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? इनमें से भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम या कथक या कथकली। और ये कौन कौन से राज्यों के है सारे शास्त्रीय नृत्य? आंसर बताइए। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है ये है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथकली है ये कहाँ का है? ये केरल का है। ये सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन करके आपको पूछ लेंगे, पूछे ही जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में, चाहे तो शास्त्रीय नृत्य से हो चाहे लोक नृत्य से हो। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, लिख लीजिए साथ साथ में। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी इंपोर्टेंट है। कथक है ये उत्तर भारत का है। मोहिनी अट्टम है ये केरल का है। कहाँ का है मोहिनी अट्टम? केरल का है। मणिपुरी है ये याद रह जाएगा, मणिपुर का है। ओडिसी है ये ओडिशा का है। आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी इंपोर्टेंट है आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है और कथक है वह उत्तर भारत का है। इंपोर्टेंट है, सारे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको लिख लिख के याद कीजिए। जो आपको नहीं आता है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए जिससे आपको वो याद रहेगा। और कमेंट में भी आप लिखते रहिए, जिससे आपको आप लिख देते हो तो आपको याद रहता है। तो आप लिखा कीजिए, कमेंट में आंसर दिया कीजिए। मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाया था? तो मोती मस्जिद है वो किस शासक ने बनवाया था और ये कहाँ स्थित है? दोनों इसका आंसर आप बताइए। मोती मस्जिद है वो कौन से शासक ने बनाया था? ए है शाहजहां, बी अकबर, सी बाबर और डी औरंगजेब। तो मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसने करवाया था? आंसर बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो हमने मुगल वंश पे सारे इन सब के बारे में अलग अलग क्लास में सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे उसमें हमने डाले हैं। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे कवर किए हैं। तो आप वो क्लास जरूर देखिए। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारी क्लासें आपको मिल जाएगी सीरीज से। तो वो आप एक बार जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। इसका आंसर बताइए। मोती मस्जिद है किस शासक ने बनवाया था? आंसर बताइए। ये बनवाया था शाहजहां ने। किन्होंने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और कहाँ मोती मस्जिद है? वो आगरा के किले में स्थित है। कहाँ है? आगरा के किले में स्थित है। इसके अलावा शाहजहां ने और क्या बनाया? ये जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनाया था। कौन सा है? दिल्ली का लाल किला है। और आगरा का किला किसने बनाया था? ये बनाया था अकबर ने।
कंफ्यूज नहीं होना है। आगरा का किला अकबर ने बनाया था और दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनाया था। जामा मस्जिद है ये भी शाहजहां ने बनाई थी। मोती मस्जिद है ये भी शाहजहां ने बनाई थी। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास ये कैसी लगी दोस्तों? क्लास को लाइक कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके साथ में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लासों से जुड़िए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप अपनी तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए जिससे आपका इम्प्रूव होता रहे। स्कोर अपना चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। यह आपको प्रैक्टिस सेट से ही पता चलेगा कि आपको और कितना इंप्रूव करना है, कौन सा टॉपिक आपको और ज्यादा पढ़ना है। तो आपको लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारी क्लासों से जुड़िए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू दोस्तों।